मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 अगस्त को बताया ऐतिहासिक। कहा 5 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को किया खत्म। आज के दिन राम मंदिर की रखी गई थी नींव। मामले में धामी सरकार की चुप्पी को लेकर कांग्रेसियों का मौन सत्याग्रह। देहरादून के गांधी पार्क में प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने किया मौन सत्याग्रह। वीआईपी को बचाने का लगाया आरोप। रुड़की में हजारों बीघा जलमग्न हुई कृषि भूमि। पीड़ित किसानों ने दिया आत्मदाह की चेतावनी का आश्वासन। प्रशासन जल्द जारी करे मुआवजा। बदलेगी 3 रेलवे स्टेशनों की सूरत। पीएम मोदी 6 अगस्त को ऑनलाइन करेंगे शिलान्यास। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 83 करोड़ 6 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को उत्तराखंड के 3 स्टेशनों के पुनर्निर्माण का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। इसमें हर्रावाला, रुड़की और लालकुआ स्टेशन शामिल हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मंदिर चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है। उनकी हर योजना उत्तराखंड के विकास को लेकर रहती है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव हमेशा से रहा है और उनके द्वारा उत्तराखंड को हर वर्ग के लिए और विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनके द्वारा सौगात दी गई हैं। और इसी कार्यक्रम के तहत अमृत भारत योजना के अंतर्गत जो भारत के अनेकों रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का काम किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन हमारी राजधानी का हर्रावाला, रुड़की और लालकुआ 3 रेलवे स्टेशन को के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड को दी जा रही है। और इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रातः 10 बजे वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे और साथ ही उनके द्वारा अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल प्रबंधक रेखा यादव ने लालकुआ रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार और शिलान्यास करेंगे, जिसमें केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित नैनीताल जिले के कई विधायक लालकुआ रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। मंडल प्रबंधक रेखा यादव ने बताया कि अमृत योजना में शामिल रेलवे स्टेशन लालकुआ में 24 करोड़ की लागत से विभिन्न सुविधाओं का लाभ यात्रियों को दिया जाएगा। का जो निरीक्षण है वो अभी अमृत भारत के लिए निरीक्षण नहीं है, वो तो हम लोग कई बार आप लोग उससे मिले भी हैं बीच में, तो वो निरीक्षण तो लगातार चलता रहा है और उसी के बाद हम लोग प्लान करके क्या इसका स्वरूप होना चाहिए हम लोगों ने निकाला है। अभी जो निरीक्षण है वो क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि शिलान्यास हो रहा है 508 अमृत भारत स्टेशनों का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये उस कड़ी में लालकुआ जो है इज्जतनगर मंडल का एक स्टेशन है। इसके अलावा 2 स्टेशन और हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, जिनका भी इस समय पे 6 तारीख को शिलान्यास हो रहा है। इसमें तकरीबन 24 करोड़ की लागत आएगी और जैसे यहाँ अक्सर देखा गया आपके पास आने जाने का जो ट्रैफिक सर्कुलेशन है, जैसे आप अंदर आते हैं यहाँ आपके यहाँ बहुत सारे ऑटो और वो जो अंदर आके जो पैसेंजर है उसको जाने और निकलने में असुविधा होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जहां आपका बुकिंग काउंटर वगैरह है वो ठीक है, वहां बैठने की समुचित। उत्तराखंड में कांग्रेस अग्निवीर योजना के खिलाफ पदयात्रा करेगी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। राहुल प्रियंका के आगमन की तैयारियों को लेकर 7 अगस्त को कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सभी विधायक, पूर्व विधायक सहित एआईसीसी मेंबर शामिल होंगे। को लेके बैठक है जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता, एआईसीसी के मेंबर, पीसीसी के मेंबर, एमएलएज और कैंडिडेट्स, पूर्व मंत्री इत्यादि सभी को बुलाया गया है
वो उसमें सम्मिलित रहेंगे, स्वयं प्रभारी जी इसमें रहेंगे और उसमें तय होगा कि हमने आगे की रूपरेखा क्या करनी है। कुछ फिर छोटी बैठकें भी होंगी, जैसे जिला स्तर पर जिलाध्यक्षों की बैठकें हैं, महानगरों की बैठकें हैं, उनने अपने ब्लॉकों में मीटिंग्स लेनी है, किस तरीके से उसको पूरा हम फ्रेम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक राहुल गांधी की बात को हम पहुँचा पाएंगे और कैसे हम नफरत को हटाने के लिए मोहब्बत को जीता पाएंगे, ये उसके लिए बैठक। हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें लक्सर भगवानपुर के विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा सहित शासन से मिले 13 करोड़ रुपए को सभी जिला पंचायत सदस्यों में समान रूप से बांटने पर सहमति बनी। इसके साथ ही लक्सर खानपुर के बाढ़ पीड़ितों का टैक्स माफ करने पर भी सहमति बनी। अपर मुख्य अधिकारी और माननीय अध्यक्ष जी को है कि कितने समय जिला पंचायत बोर्ड की बैठक चले और किन मुद्दों पर चर्चा करें। मैं तो दो ही बात की और कोई खास नहीं। एक तो ये कि जो अधिकार बोर्ड को है उसे अनावश्यक लंबित ना करें। दूसरा ये कि जो भी पैसा है और शासन से मिला है वो सबको बराबर आवंटित कर दे। इसके अलावा कोई। आज हमारी बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें हमारे जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें कैसे तेजी दी जाए, कैसे और आगे बढ़ाया जाए, तेजी से हम गांव का विकास हो पाए, उस पर हम सबने विचार किया है। जैसे भी आपदा हमारे पूरे जिले में आ गई, गांव क्षेत्र में इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, फसलों का भी नुकसान हुआ है और गांव की जो सड़कें हैं, नाले हैं, पुल पुलिया है, उनका भी नुकसान है। उसे जल्दी जल्दी हम लोग कैसे ठीक कर पाए और गांव में जो व्यवस्था से जल्दी जल्दी कैसे सुचारू कर पाए, उसी पर हम लोगों ने बैठ के विचार किया। अंकिता हत्याकांड में आरोपी को सजा दिलाने और वीआईपी का नाम उजागर किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसजनों ने मौन उपवास रखा और इस दौरान कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकिता के हत्याकांड में सरकार पर सबूतों को नष्ट किए जाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए। वीआईपी कौन है? उत्तराखंड की जनता वीआईपी का चेहरा देखना चाहती है। जो इस सरकार के सामने पूछे जा रहे हैं, खड़े हैं, सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। वो वीआईपी कौन है? तो सारी चीजें चीख चीख करके कह रही हैं कि सत्ता वीआईपी को बचाना चाहती है और उत्तराखंड की जनता उस वीआईपी का चेहरा देखना चाहती है। कौन है वो? हरिद्वार में आई फ्लू के मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिस पर डॉक्टरों का कहना है कि यह वायरस एक दूसरे से फैल रहा है, जिसके लिए संक्रमित व्यक्ति को सफाई की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इसके साथ ही एक दूसरे से हाथ न मिलाएं और उसकी कोई भी वस्तु का इस्तेमाल न करें। सीजन है बरसात में, आई फ्लू रूटीन में भी फैलता है, लेकिन इस समय कई ब्लॉक से काफ़ी खबर आ रही है मुझे फैलने की। तो हमने सबको एडवाइजरी जारी कर दी है कि कैसे कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फैलता कैसे है। जो आँख जैसे लाल है, अगर आपने किसी आँख मली अपनी या हाथ जो उसका आँख का फ्लूइड है, अगर वो हाथ किसी दूसरे के हाथ में गया और उसने अपने आँख में लगाया तो किस तरह से आई फ्लू फैलता है। तो सबको आपके माध्यम से यही मेरी सलाह है कि एक तो आँख को रगड़े नहीं, उसमें जलन और दर्द थोड़ा सा हो सकता है, उसे रगड़े नहीं, साफ पानी से उसे धोएं, साफ कपड़े से अगर पोछने की आवश्यकता है, अगर पानी ज़्यादा आँख से बह रहा है तो साफ पानी कपड़े से धोएं और उसको हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, किसी को टच ना करें हाथ। तो ये है कि अगर आप हाथ रेगुलर धो के रखेंगे और दूसरा भी बंदा व्यक्ति अपने हाथ धो के अगर उसके आँख में खुजली हाथ लगाएगा तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर किसी संक्रमित के हाथ से आपका हाथ टच हो रहा, आपने अपनी आंख में लगाया, तो उसकी फैलने की पूरी संभावना है। खबर उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से है, जहां बाराकोली रेंज में एक 7 वर्षीय गुलदार तार बाड़ में लगाए गए फंदे से फंस गया। सूचना मिलती है एसडीओ संतोष पंत और वन क्षेत्राधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम के पहुंचने के कुछ देर बाद ही गुलदार की मौत हो गई। गुलदार की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। एसडीओ संतोष पंत ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर बारीकी से जांच की जाएगी और पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिले के बाराकोली रेंज के गऊघाट कठर्रा गांव में स्थित एक बाग में तार के बाड़े में फंसने से गुलदार की मौत हो गई। गुलदार की उम्र करीब 5 से 6 वर्ष बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद बाग के मैनेजर राम अवतार द्वारा
बाग स्वामी एवं ग्राम प्रधान को सूचना दी गई। ग्रामीणों की तमाम लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल गुलदार की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ राजू सहगल, IND24 न्यूज, किच्छा। देहरादून से विजिलेंस की टीम पिरान कलियर पहुंची, जहां उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ सोहलपुर गांव में छापेमारी की, जिसकी कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम ने LT लाइन से विद्युत चोरी करने वाले 14 ग्रामीणों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से बिजली का केबल बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि क्षेत्र में विद्युत चोरी की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके चलते छापेमार कार्रवाई की गई। गांव में अच्छा विजिलेंस के साथ करी गई। ठीक है। 14 चोरी मिली है डायरेक्ट चलती हुई खंभे से डायरेक्ट, जिनके मतलब पूरे मीटर कटे हुए, उन पे कार्रवाई करी गई है। सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर रोज आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात आंखों के डॉक्टर मदन मोहन ने बताया कि वो आई फ्लू के सैकड़ों मरीज देख चुके हैं। वह उन्होंने आई फ्लू के लिए दवाओं के साथ साथ कुछ विशेष निर्देश भी दिए, जैसे धूप से आंखों का बचाव, काला चश्मे का प्रयोग, दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, वहीं आंखों को बार बार ठंडे पानी से धोने की सलाह दी है। हो रहा है कि दूसरे व्यक्ति के संपर्क में थोड़ा कम रहे और आंखों को अपने ठंडे पानी से, साफ पानी से दिन में 4-5 बार जो है आंखों को धुले और दूर रहने, रेस्ट करने की सलाह देते हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ में थोड़ा जो है न जाए और गॉगल का यूज करें, काले चश्मे का यूज करें जो बाहर जाए। हरिद्वार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर मनु शिवपुरी ने एक बालिका का स्कूल में एडमिशन कराकर कक्षा 12वीं तक रहने और खाने का खर्च उठाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। बता दें कि डॉक्टर मनु शिवपुरी मन की आवाज फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। इसी के साथ उन्होंने लोगों से बेटियों के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा भी है, पैसा भी है, बेरोजगारी भी है, यह एक बहुत बड़ा असंतुलन है। इसमें हमारे प्रयासों की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनकी इस भूमि को हमें संभालना है। मेरा स्पेशली वर्क रहता है, क्योंकि मेरा मन होता है कि क्यों ना एक जो भेदभाव है, बेटियों के साथ भेदभाव है, उसे अपने लेवल से भी कुछ क्षेत्र में भी मैं कर पाऊं तो मुझे खुशी होगी। इसी संदर्भ में मेरे कार्य रहते हैं कि कुछ बच्चियां, अभी मुझे एक लखनऊ के पास की घटना का संज्ञान हुआ था कुछ समय पूर्व ही कि 3 बच्चियां हैं और उनके पिता की मृत्यु हो जाने पे दादा द्वारा इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था कि 2-2 दिन तक भोजन भी नहीं देते थे। उन्हें बहुत मुश्किल में मैंने लखनऊ से हरिद्वार बुलाया और उनका आवासीय छात्रावास में एडमिशन कराया। थराली नगर क्षेत्र अंतर्गत नासिर बाजार की अनुसूचित जाति बस्ती में पिंजर नदी से हो रहे कटाव के चलते कई आवासीय मकान खतरे की जद में आ गए हैं। दरअसल आवासीय मकानों के बीच चट्टान खिसकने से बड़े बोल्डर और मलबा नदी में समा गए। वहीं तहसीलदार प्रदीप नेगी ने मौके का मुआयना कर भूस्खलन की जद में आए 2 परिवारों को सुरक्षित शिफ्ट करवा दिया है। वहीं उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जुबाठा ने बताया कि 2013 की आपदा में भी यहां रह रहे कई प्रभावित परिवारों को आपदा के बाद विस्थापन का पैसा दिया जा चुका है और अधिकांश लोगों ने मुआवजे के पैसों से अन्यत्र मकान भी बना लिए हैं और ऐसे में राजस्व द्वारा विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और विस्थापित परिवार किन परिस्थितियों में अभी भी निवासरत है, इसकी जांच की जा रही है। बाजार में जो भू धसाव हुआ है उसे 2 परिवार प्रभावित हैं और अभी तक भूस्खलन जारी है। बारिश होगी तो खतरा बढ़ सकता है, लेकिन अभी इतना खतरा नहीं दिखता है। पूर्व में मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिया गया था कि यहाँ पर जो सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है इसको बना दिया जाए और जो वर्तमान सुरक्षा दीवार है इसकी जैकेटिंग की भी मांग स्थानीय लोग बार बार करते आए हैं, लेकिन संभवतः उस पर ध्यान नहीं दिया गया और नदी के कटाव के कारण ये घटना हुई है और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षात्मक उपाय हो सके ताकि लोगों का वहाँ पर रहना हो पाए। ये कल की घटना है जो अपर बाजार वार्ड नंबर 3 में जो ये भूस्खलन हुआ है, उसमें जो है 2 जो परिवार हैं जो एकदम खतरे की जद में थे उनको वहां से शिफ्ट करा दिया गया है। बाकी अन्य लोगों को भी एहतियातन बता दिया गया है कि वो भी सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर ना रहें। हालांकि सभी लोग जो हैं अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर शिफ्ट हो।
आसमानी आफत से जमीन पर आई बाढ़ के बाद पैदा हुई आपदा का जख्मा भी हरा है, जिस कारण अपनी जमा पूंजी लगाने के बावजूद किसान तबका अपनी फसलों की बर्बादी अपनी ही नजरों के सामने देखने पर मजबूर है। मामला रुड़की तहसील क्षेत्र स्थित हथियाथल गांव का है, जहां करीब हजारों बीघा जलमग्न पड़ी कृषि भूमि से सैकड़ों किसान परेशानी झेल रहे हैं, जहां फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और ऐसे में अन्नदाताओं की एक बड़ी संख्या भूखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है। तो दूसरी ओर पशुओं के चारे का भी अकाल किसान तबके की नींद हराम कर चुका है। पीड़ित किसानों का कहना है कि जल्द ही शासन, प्रशासन और सरकार उचित मुआवजे की दिशा में कोई कदम नहीं उठाती है। अफसरों के सामने परिवार सहित आत्मदाह तक किए जाने की चेतावनी दी जा रही है। कि हमारी हजारों बीघे जमीन नाला टूटने से बर्बाद होगी फसल, और इसकी नाले की तो मरम्मत करी जा, सबसे पहली बात। और आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ तक, देखने के लिए भी नहीं आया। और आगे भी भविष्य में अगर कभी बरसात होती है तो इसका इंतजाम करा जा। हमारे गाँव में जो फिलहाल नाला टूटा हुआ है प्रेजेंट में, एक तो ये बंद कराया जा, और हमारे गाँव को जो उचित मुआवजा लगता है सरकार को, उसकी भी डिमांड हम रखते हैं। और जो हमारे नाले की पटड़ी है, या बहुत ज्यादा नाजुक हो या भी दुरुस्त कराई जा, हम इसे चाहते हैं, या सीमेंटेड हो। इस नाले की वजह से हर साल लाखों की, करोड़ों की आपदा में फसल बर्बाद हो जा। और इस साल जो जख्म इस पानी ने, इस बरसात ने हथियाथल के ग्राम वासियों को दिया है, इस गाँव में बहुत दोष है। गाँव का आदमी आत्महत्या करने को तैयार। रुड़की में तेज बारिश का कहर लगातार जारी है। बाढ़ से निपटने के लिए कांग्रेस ने बाढ़ प्रभावित समिति का गठन किया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कृषि की दृष्टि से कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने भले ही अति बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जनपद हरिद्वार को घोषित कर दिया हो, लेकिन यह घोषणा भी हवाई साबित हो रही है। मामले में महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए और ऐसे में स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। हरिद्वार जनपद में बाढ़ की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया, क्योंकि पूरा हरिद्वार जनपद का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें प्रभाव ना पड़ा हो। और हम लोग ये महसूस करते हैं, हमारा संगठन ये महसूस करता है, और हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ से हैं वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जिस तरीके से सरकार को राहत कार्य करना चाहिए था उसमें कमियां रही हैं। मेरा रुड़की के संबंध में कहना है, जहाँ जहाँ जल भरा हुआ है वहाँ सब जगह भाजपा के पार्षद, भाजपा के मेयर ने विफलता के आधार पर, रुड़की की ओछी राजनीति के आधार पर इस्तीफा तक दिया। और मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब 2013 में नगर निगम का गठन हो गया था, तो जो नए सम्मिलित क्षेत्र हैं उनमें पेयजल की, उनमें जो है सीवरेज की, उनमें नालियों की व्यवस्था इन्होंने क्यों नहीं? एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के आपसी विवाद से आप सब परिचित ही हैं। ठीक ऐसा ही मामला हल्द्वानी में देखने को मिला है। दरअसल नितिन जैन, जो कि हरिद्वार के रहने वाले हैं, नितिन ने बताया कि उनकी पत्नी सुरभि गुप्ता, जो राजकीय महाविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात है, और उनकी पत्नी ना तो उनको तलाक दे रही है और ना उनके साथ रहने को राजी है। पत्नी को पढ़ाई के लिए हर संभव मदद की। साल 2018 से उनका तलाक का केस भी चल रहा है, लेकिन 2 साल से खर्च देने के बाद पत्नी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई, तो उन्होंने यह खर्च बंद कर दिया। अब पत्नी ने नया वाद दाखिल कर 10 लाख रिकवरी का केस डाला है। वही पत्नी के अन्य एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चलने की बात भी कही है। नितिन के साथ धरने पर छात्र संघ के पूर्व और नए पदाधिकारी शामिल रहे। मैं 2011 से हरिद्वार में सुरभि के साथ रह रहा हूँ, और 2014 में हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई है। 2011 में मैंने एक फ्लैट सुरभि के नाम कराया था, और कुछ अमाउंट भी सुरभि को 6 लाख रुपए नंबर 1 में और बाकी कुछ कैश में उसको दिया था। उसकी पीएचडी कराने में मेरा पूरा हो रहा है, मैंने पूरा सपोर्ट किया है और सब तरह से खर्चा वर्चा मैंने किया है, और उसे एक फ्लैट और जो और घर का सारा सामान है वो सब दिलवाया। और 2014 से हम साथ रह रहे थे, मतलब जो रजिस्टर्ड मैरिज हो गई थी उसके बाद से हम साथ रह रहे थे। 2016 में हमारी एक पुत्री हुई, उसके बाद से उसका रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। रोज़ लड़ाई झगड़ा, बच्चे को मारना पीटना, और उस तरह से
बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब होने लगी। फिर उसने मुझे घर से ये कह के निकाल दिया कि भाई ये फ्लैट मेरे नाम है, तो तुम इस घर से चले जाओ। जब नौकरी का मैंने उसके बाद पेपर लगाए कोर्ट में फिर भी उसके बाद भी कोई मेरे को रिलीफ नहीं दिया गया। पेपर लगाने के बाद भी रिलीफ नहीं हुआ। फिर भी मैं 25,000 रुपये 2 साल तक लगातार देता रहा, लेकिन उसके बाद उसने कोर्ट में आना बंद करा, तो फिर मैंने पैसे देने बंद कर दिए। फिर करते करते वो आज 10 लाख रुपये लगभग इकट्ठे हो चुके हैं। 3 साल हो गए उस चीज़ को। इसका बीच में मुकदमा खारिज भी हुआ है इस चीज़ को लेके कि ये नहीं पहुंची, तो मुकदमा खारिज भी हुआ, लेकिन ये फिर रिस्टोर करा लेती थी। और उसके बाद अब इसने मेरे पे 125(3) का मतलब उन 10 लाख रुपये का रिकवरी का डाल दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तरकाशी के कांजी हाउस में अव्यवस्थाओं का अंबार है। कांजी हाउस में ना चारा है, ना ही गर्मी से बचने का कोई उपाय। कांजी हाउस में ठूस कर गायों को रखा जाता है, जिस कारण 50 से अधिक गाय मरने की कगार पर हैं। गायों को केवल भूसा दिया जाता है। गाय जिस स्थान पर घास चरने जाती थी उस स्थान पर अतिक्रमण हो गया है। मामले में नगर पालिका का कहना है कि उन्होंने इन गायों के लिए नई गौशाला के लिए जमीन देख ली है। जल्द ही DPR तैयार होगा। तो मिलती नहीं, क्योंकि यहाँ सब लोगों ने यहाँ मकान बना चुके हैं और जो खाली जगह है वो बगीचे के उसमें कर रखा है, इसलिए इनको हरी घास तो मिलती नहीं, इसलिए कमज़ोर हो रही। अगर हम गाय चराने को भी छोड़ते हैं तो लोग यहाँ गाली गलौज करते हैं, हमारे साथ मार पिटाई भी करते हैं। बतेरी बार पथराव भी करा, पर कोई हमारी ये नहीं देखता, सुनता नहीं है कोई। हरी घास की थोड़ी प्रॉब्लम है हमें, क्योंकि यहाँ बाजार से हमें मिल नहीं पाती है। भूसा तो हम वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रहता है, हमारा भूसा पानी की व्यवस्था हमारी पूरी है। और कुछ गायें जो कमज़ोर आपको दिख रही हैं, अभी हमें ये पकड़ के अभी हम लेके गए हैं, जो आवारा पशु जो यहाँ घूम रहे थे। कांजी हाउस हमारा भी छोटा था और यहाँ पे वर्तमान में जो है आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके लिए हमने शासन से ज़मीन मांगी है, जो उसकी कार्रवाई अभी की जा रही है। हमें उसके लिए आगे भी ज़मीन मिलेगी तो उसका हम विस्तारीकरण करेंगे। और हर एक चारे के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हरा चारा भी किस तरह से हम उन्हें प्रोवाइड करवाएं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल किए जाने के निर्णय से कांग्रेस जनों में भारी उत्साह का माहौल है। कांग्रेस जनों ने इसे लोकतंत्र और न्याय की जीत बताते हुए जमकर आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण कर जश्न मनाया। द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाई गई, उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया, तो आज सत्य की जीत हुई है। लेकिन आज माननीय उच्चतम न्यायालय को हम बहुत हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सच्चाई की, सत्यमेव जयते को काम इसको एक निर्धारित करके आज सत्यता की जीत जो उन्होंने दिलाई है। बड़ा हर्ष का विषय है कि पूरे देश भर में जो तानाशाह राज कर रहा था उस तानाशाह के खिलाफ लोकतंत्र की जीत हुई है। और इस लोकतंत्र की जीत में हम सब जानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी पर जो मानहानि का केस चल रहा था उस पर रोक लगी है और उसकी सज़ा पर रोक लगी है। इस परिप्रेक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा तमाम कांग्रेस जनों के माध्यम से मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।